मरी हुई यादें मुझ पर हमला करने लगी। क्या आपने 2003 में सोंग बेईलोंग और लिू हाओचुन अभिनीत फिल्म न्यान्यन श्यांगवांग देखी है? प्रिया कामरेड शू न्यान्यन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्रांति अभी सफल नहीं हुई है, लगता है अभी भी प्रयास की जरूरत है। यह फिल्म वास्तव में ज़ांग हाओ चन के उपन्यास मेरे और दुनिया के बीच बस एक की दूरी पर आधारित है। इसके अंत ने कभी अनगिनत लोगों को रुलाया था। जब नायिका और नायक अपने प्रेम के सबसे मधुर समय में थे, तभी नायक की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। तब नायिका को होश आया कि ये सब उसकी अपनी ही माया थी। नायक मानो बहुत पहले ही मर चुका था। लेकिन फिल्म में निर्देशक ने अंततः इस अंत को सुखद बना दिया। ज्यादा बकवास नहीं, आज मैं आप सबको न्यान्यन श्यांगवांग का एक दूसरा अंत दिखाता हूँ। माँ, अलार्म सच में बदल दो, पागल हो गई हूँ, स्कूल बदलने के पहले ही दिन देर हो गई। स्कूल खुलने से पहले नायिका शू न्यान्यन स्कूल के लिए देर होने पर घबराकर छोटी दुकान में स्नैक्स खरीदने गई। लेकिन कद कम होने की वजह से वो पंजों के बल खड़े होकर ऊपरी रैक से ब्रेड लेने की कोशिश कर रही थी। तभी नायक यांग ही ने हाथ बढ़ाकर उसके लिए ब्रेड उतारी और फिर चला गया। दोनों ने औपचारिक रूप से कोई बात नहीं की। मेरी जवानी तो उससे मुझे जानने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। सबको नमस्ते, मेरा नाम शू न्यान्यन है। शायद वाला शू और कभी न भूलने वाला नियन। शू न्यान्यन रेचंग मिडिल स्कूल की 11वीं कक्षा सेक्शन 6 में ट्रांसफर होकर आई और अपना परिचय दिया। उसे कक्षा के पीछे बैठाया गया और उसका सहपाठी वही नायक यांग ही ने किया। उस समय यांग ही की पाठ्येतर किताब शिक्षक ने कूड़ेदान में फेंक दी थी और वो खिड़की के बाहर कूड़ेदान को घूर रहा था। नए डेस्कमेट की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। यांग ही कॉमिक किताबों में डूबा रहता था। शिक्षकों की नज़र में वो एक समस्या छात्र था। कई बार सबके सामने डांटा गया, लेकिन फिर भी अपनी ही करता रहा। शू न्यान्यन ने उसकी फेंकी हुई अंग्रेजी की परीक्षा पत्र देखा, जिसमें 47 अंक थे, और उसी से उसका नाम जाना। अगले दिन स्कूल जाते समय शू न्यान्यन यांग यी से टकरा गई। वो बस उसे नमस्ते कहना ही चाहती थी कि गाड़ी अचानक ब्रेक मार गई और वो पूरी की पूरी उस पर गिर पड़ी। गलती से उसे एक थप्पड़ भी लग गया। यांग यी वहीं भड़क गया। शू न्यान्यन ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। दोनों ने कोई बात नहीं की। फिर बस खराब होकर बीच रास्ते रुक गई। यांग यी नीचे उतरकर कॉमिक पढ़ने लगा। उसे समय का कोई ध्यान नहीं था। क्लास टीचर कक्षा के दरवाजे पर उसे रोककर सख्ती से पूछती है, बस का टायर फट गया था, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? क्या कहती कि पुल गिर गया? वो शू न्यान्यन को गवाह बनाना चाहती थी, लेकिन पता चला कि शू न्यान्यन तो पहले ही स्कूल पहुंचकर मॉर्निंग रीडिंग कर रही थी। शिक्षक ने वहीं उसकी पोल खोल दी और उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। अपनी सीट पर लौटकर उसने मेज को जोर से बाहर की ओर खिसकाया और शू न्यान्यन की ओर उसका नजरिया पूरा झुंझलाहट से भरा था। क्या तुमने कभी किसी को दौड़ते नहीं देखा? तभी प्रसारण से आवाज आई कि स्कूल 10 किलोमीटर लंबी दौड़ आयोजित कर रहा है और खास तौर पर 11वीं कक्षा के छात्रों को भाग लेने के लिए नामित किया गया। दृश्य तुरंत गर्मा गया। बहुत से छात्र जाना नहीं चाहते थे। यांग यी और लू वांग नीचे बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। दोनों धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे कि तभी शिक्षक ने अचानक यांग यी को खड़े होकर सवाल का जवाब देने को कहा। यांग यी अभी तक पूरी तरह ध्यान भटकाए हुए था। उसने कुछ सुना नहीं था। खड़े होते ही सन्न रह गया। यांग आंटी घर लौटी तो देखा कि मेज पर तरह तरह के सी फूड व्यंजन सजे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि घर में समुद्री भोजन की कमी नहीं। घर बहुत समृद्ध है। पिता समुद्री व्यापार के बड़े आदमी हैं। खाने के दौरान उसने पिता से दौड़ की बात खुद ही छेड़ दी। यांग आंटी को असल में दौड़ या प्रतियोगिता से कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि पुरस्कार में खगोलीय दूरबीन मिले भी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे सितारों और ब्रह्मांड से बहुत लगाव था। वो लंबे समय से यह उपहार चाहती थी। उसने वही निश्चय कर लिया कि उसे पहला स्थान ही लेना है। यह उसके खगोल प्रेम का परिणाम था। 10 किलोमीटर दौड़ से पहले वार्म अप शुरू हुआ। सब तैयारी कर रहे थे। यांग ही पूरा आत्मविश्वास से भरा था, जोश से लबालब, जैसे जीत उसी की पक्की है। वो अपने अच्छे दोस्त लू वांग के पास जाकर बहुत घमंड से दूरबीन का दिखावा करने लगा। उसे लगा ये तो अब पक्का है। शू न्यान्यन एक खेल छात्रा होने के नाते मैदान में वार्म अप करने आई। उसका शरीर सीधा, अवस्था शांत। वो प्रवेश करके ध्यान से स्ट्रेचिंग कर रही थी ताकि प्रतियोगिता की तैयारी कर सके। हंस क्या रहे हो?
स्टार्टिंग पिस्टल बजी और 10 किलोमीटर की कैंपस हेल्थ रन आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। यांग यी सबसे आगे निकल गया और पूरे रास्ते बढ़त बनाए रखी। वो पूरे समय उत्तेजित था। उसके दिमाग में बस खगोलीय दूरबीन थी। उसे यकीन था कि चैंपियन वही बनेगा। शू नियन एक खेल छात्रा होने के नाते संतुलित लय में समान गति से आगे बढ़ती रही, बिना दिखावे के। दौड़ के बीच में क्लास मॉनिटर श्यांग युवान को अचानक एलर्जी हो गई। असल में वो पतला होने के लिए पत्रिका में छपे घरेलू नुस्खे पर विश्वास कर बैठी थी और प्लास्टिक रैप का उपयोग कर लिया, जिससे एलर्जी हो गई। नियन ने पहल करके मदद की, मरहम खरीदा और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गई। मेरा नाम श्यांग युआन है, तो मैं भी अपना परिचय देती हूँ। आधी दौड़ के बाद यांग यी की ताकत जवाब देने लगी। पहला स्थान बचाने के लिए वो चुपके से ट्रैक छोड़कर गली में गया और टैक्सी पकड़कर शॉर्टकट ले लिया। जब नियन श्यांग की मदद कर रही थी, तभी उसने संयोग से यांग यी को टैक्सी में बैठते देख लिया और उसी क्षण उसकी चीटिंग पकड़ ली। यहीं से दोनों के बीच टकराव की चिंगारी पड़ गई। आखिरकार यांग यी आसानी से फिनिश लाइन पार कर गया और लेचंग मिडिल स्कूल की इस 10 किलोमीटर की दौड़ में पहला स्थान ले आया। दौड़ खत्म होने के बाद यांग यी पहले स्थान के विजेता की तरह कक्षा में लौटा, पूरा अकड़ में, बहुत घमंडी। उसने जानबूझकर नियन के सामने डींगे मारी। शू नियन पहले उसे उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसे जरा भी पश्चाताप नहीं है और ऊपर से दिखावा कर रहा है, तो उसने ठंडे स्वर में सीधे उसकी पोल खोल दी। क्या मतलब है? यांग यी एक पल में घबरा गया, लेकिन ऊपर से शांत बना रहा। फिर यांग यी उत्साह से अपने खास दोस्त लू वांग को घर खींच ले गया। दोनों ने मिलकर हाई डेफिनेशन खगोलीय दूरबीन खोली, बेहद खुश थे। लेकिन जब दोनों उसमें मग्न थे, तभी नीचे से पिता ने गुस्से में उसे बुलाया। यांग यी नीचे गया तो पिता ने मौके पर ही उसे सख्ती से डांटा कि उसने चीटिंग की थी और सीधे दूरबीन जब्त कर ली। माँ ने बगल से माहौल संभाला, तभी उसे और सजा नहीं मिली, पर उसका दिल शिकायत और निराशा से भर गया। यांग यी ने बहुत सोचा कि आखिर पिता और शिक्षक को कैसे पता चला। वो तुरंत शू नियन तक पहुंचा। यांग यी ने मान लिया कि सच केवल शू नियन ही जानती है और सारा गुस्सा उसी पर निकालने लगा। मौका देखकर उसने उसके नाश्ते वाले दूध में बहुत सारा सिरका डाल दिया। शू नियन ने एक घूंट लिया तो खट्टापन से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने वहीं उगल दिया। शर्मिंदा भी हुई और गुस्सा भी हुई। फिर उसने उसकी परीक्षा पत्र में भी छेड़छाड़ कर दी, जवाब गलत कर दिए, जानबूझकर महत्वपूर्ण चरणों को काला कर दिया, जिससे उस परीक्षा में उसे बस 28 अंक मिले। बस में भी भिड़ंत हुई। उसने नियन को धक्का देकर नीचे उतार दिया और ऊपर से बस में बैठकर उकसाने वाले चेहरे से उसे देखता रहा। शुरू में शू नियन केवल दुखी और नाराज हुई। उसने कोई कार्यवाही नहीं की। दोनों की साझा मेज 10 सेंटीमीटर बाहर खिसका दी गई, जानबूझकर दूरी रखी गई। दोनों पूरे समय ठंडे चेहरे से रहे, बात नहीं की और अपने व्यवहार से दुश्मनी जाहिर की। शू नियन आखिरकार सह नहीं सकी और सीधे आमने सामने भिड़ने का फैसला किया। दोनों की दुश्मनी बढ़ती ही गई। यांग यी बदला लेने को खुद को साबित करने का तरीका समझता था। जितना झटका खाता उतना और बढ़ जाता और अंत में उसने और चरम उकसावे का रास्ता चुना। यांग यी ने शू नियन का पेन बॉक्स बहुत ऊंचाई पर ब्लैकबोर्ड के ऊपर रख दिया ताकि वो उसे न छू सके, और उसके अंदर नियन की सबसे प्रिय जेड की लटकन भी थी। शू नियन पंजों के बल खड़े होकर बेतहाशा हाथ बढ़ाकर उसे लेने लगी। हड़बड़ाहट में पेन बॉक्स फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसके अंदर की स्टेशनरी और पेंसिलें बिखर गईं और जेड की लटकन निकलकर 2 टुकड़ों में टूट गई। यह साबित हुआ कि वह जेड की लटकन उसके दिवंगत पिता की छोड़ी हुई एकमात्र निशानी थी। उसके लिए वो एक आध्यात्मिक सहारा था, बहुत मायने रखती थी। जेड टूटते देख और फिर यांग यी और लू वांग की हंसी सुनते ही शू नियन का धैर्य टूट गया। क्या तुम बीमार हो? उसने ब्लैकबोर्ड डस्टर उठाकर यांग यी पर दे मारा और सबके सामने गुस्से से डांटते हुए कहा, आज मैं बात यहीं साफ कर देती हूँ। आगे अगर किसी ने मुझे फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें इस बात पर पछताना सिखाऊंगी कि तुम पैदा भी क्यों हुए। उसके ये शब्द यांग यी को एकदम चुप करा गए और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल गया था। शू नियन के टूट जाने से उसके मन में अपराध बोध पैदा हुआ और उसने अपने व्यवहार पर सोचना शुरू किया। दोपहर को यांग यी बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी गलती से गेंद गुजरती हुई शू नियन को लग गई। यांग यी,
अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो फिर पीछे से ऐसी छोटी छोटी हरकतें मत किया करो। यांग यी की जिद्दी सफाई के सामने शू नियन अब सह नहीं सकी और खुलकर चुनौती दे दी। दोनों ने मौके पर ही शर्त बांध ली, अगर यांग यी हार गया तो पूरे स्कूल के सामने स्कर्ट पहनकर मॉर्निंग एक्सरसाइज करेगा, और अगर शू नियन हार गई तो क्रू कट हेयर स्टाइल करवाएगी। यांग यी अपने कद के फायदे पर भरोसा करके समझा जीत तो उसी की है, और उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन यांग यी को ये नहीं पता था कि शू नियन एक स्पोर्ट्स स्कूल से आई हुई एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जिसकी बास्केटबॉल नींव आम लोगों से बहुत अधिक है। शू नियन ने पहली बॉल ली, जगह पर उछली और सीधे एक साफ 3 अंकों का शॉट मार दिया। यांग यी वहीं सन्न रह गया और तुरंत अपनी लापरवाही समेट ली। यांग यी का मिजाज हंसी मजाक से गंभीरता में बदल गया। उसने भी तुरंत एक 3 अंकों का शॉट लगाया और स्कोर बराबर कर दिया। दोनों के बीच आक्रमण और प्रतिरक्षा का घमासान शुरू हो गया। शू नियन का ड्रिबल, दिशा बदलना और लेअप बहुत सहज था। यांग यी लगातार दबाव रहा था, स्कोर में पीछे होता गया और दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। शू नियन शांत और स्थिर रही, जबकि यांग यी बेचैन और घबराया हुआ हो गया। जब शू नियन निर्णायक शॉट लगाने ही वाली थी, तभी यांग यी ने मकली अटखन मुड़ने का बहाना बनाकर खेल रुकवा दिया ताकि हार से बच सके। शू नियन को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे चले गए प्रियजन सब ब्रह्मांड में लौट जाते हैं। वे सब ऊपर आसमान से हमें देख रहे होते हैं। शू नियन, मैं हार गया। अगले दिन मॉर्निंग एक्सरसाइज के समय वो पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की निगाहों के सामने खुले दिल से मैदान में चला आया और प्रसारण के साथ पूरी एक्सरसाइज करने लगा। यांग यी ने शर्त हारने पर एक गुलाबी छोटी स्कर्ट पहन ली थी और साथ में एक प्यारा हेयर क्लिप भी लगाया था। उसका रूप एकदम विपरीत लग रहा था। शू नियन ये दृश्य देखकर नाराज भी हुई और हंस भी पड़ी, और उसके मन की गांठ ढीली होने लगी। तभी शिक्षक आकर बीच में पड़ गया। मासिक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। शू नियन ने भारी बढ़त के साथ कक्षा में पहला स्थान हासिल किया और सबकी नज़र में टॉपर बन गई। क्लास टीचर ने परिणाम घोषित करने के बाद यांग यी की नाम लेकर आलोचना की। उसकी फिजिक्स और गणित तो ठीक थी, लेकिन अंग्रेजी हमेशा नीचे से प्रथम रहती थी, यानी सबसे खराब। शिक्षक ने एक से एक सहायता व्यवस्था की घोषणा की, जिसमें अच्छे अंक वाले छात्र कमजोर छात्रों को स्कूल के बाद रोककर पढ़ाएंगे। शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने ये गर्म आलू सीधे शू नियन के हाथ में थमा दिया। तब से नियन ने पूरी लगन से उसकी मदद शुरू कर दी, चाहे क्लास के बाद हो या ब्रेक के दौरान। शू नियन धैर्य से यांग यी को ग्रामर और शब्द समझाती, होमवर्क पूरा करवाती। शुरुआत में यांग यी बिल्कुल टिक कर नहीं बैठता था, शब्द याद नहीं करता था, सवाल भी नहीं करना चाहता था। शू नियन ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। वो सख्त भी रही और धैर्यवान भी। ब्रेक में उसे शब्द रटवाती, स्कूल के बाद रोककर सवाल समझाती, होमवर्क लिखवाती और गलतियों को व्यवस्थित करवाती। पहले उसे लगता था कि पढ़ाई की कोई परवाह नहीं, लेकिन अब जब भी उसे ख्याल आता कि वो शू नियन से हार नहीं सकता, उसका बोझ नहीं बन सकता, तो वो सच में गंभीर होने लगा। धीरे धीरे उसका बदलाव बहुत साफ दिखने लगा। वो अब क्लास में सोता नहीं था, खुद नोट्स लिखता था, सवाल हल करता था। अब यूं ही कुछ भी नहीं लिखता था, बल्कि सोच का साथ देने लगा था। छोटी परीक्षाओं में उसके अंक हर बार बढ़ते गए और वो कक्षा के सबसे नीचे से उठकर 98 अंक तक पहुंच गया। उसी दौरान 100 साल में एक बार आने वाला सुपर मून आया। शू नियन उसे हमेशा देखना चाहती थी। यांग सीहुओ चुपके से घर की दूरबीन स्कूल ले आया और नियन से शर्त लगाई कि अगर वो उसके साथ छत पर चलेगी तो अगली परीक्षा में 120 अंक लाने की गारंटी देगा। रात की स्वाध्याय में पूरी कक्षा सिर झुकाकर पढ़ रही थी। सीहुओ चुपके से नियन को कक्षा के पीछे के दरवाजे से बाहर ले गया। दोनों स्कूल की छत पर चल गए। सीहुओ ने दूरबीन सेट की और नियन को सुपर मून देखने दिया। नियन ने झुककर दूरबीन में देखा और खुश होकर उसे देख लिया, लेकिन तस्वीर बहुत धुंधली थी। सीहुओ आगे बढ़कर पैरामीटर ठीक करने लगा। सीहुओ चांद नहीं देख रहा था, वो लगातार उसे ही देखता रहा। उसकी आंखों में पूरा कोमल प्रेम भरा था। तभी अचानक सुरक्षा गार्ड की टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी। सीहुओ ने नियन को पकड़कर नीचे की ओर भगाया और दोनों एक तंग स्टोर रूम में छिप गए। उस छोटे से स्थान में वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। चारों आंखें मिली और दिल की धड़कनें नियंत्रण से बाहर होने लगीं। जैसे ही गार्ड अंदर आने वाला था, सीहुओ ने नियन की रक्षा के लिए खुद बाहर निकलकर गार्ड को दूसरी ओर लगा दिया।
खुद पकड़ लिया गया और उससे 5000 शब्दों का आत्मालोचन लिखवाया गया। छत वाली घटना के बाद यांग सीहुओं को क्लास बंक करने और निजी तौर पर दूरबीन स्कूल लाने के लिए स्कूल ने सार्वजनिक सूचना में नामित किया और दूरबीन भी सीधे स्कूल ने जब्त कर ली। ये दूसरी बार था जब उसने दूरबीन खोई, लेकिन इस बार उसने किसी को दोष नहीं दिया क्योंकि ये सब शू नियन के लिए था और उसने खुशी खुशी किया था। सीहुओ का मन उदास था। वो अपने अच्छे भाई लू वांग को लेकर अपने घर की छोटी दुकान में कुछ पीने गया। लू वांग ने स्वीकार किया कि उसने हिम्मत जुटाकर क्लास मॉनिटर से इजहार किया था, लेकिन उसे वहीं ठुकरा दिया गया। चेहरा मायूसी से भरा था। जो शराब वाली चॉकलेट दी थी वो भी लौटा दी गई। दोनों ने मजबूरी में वही सब खा लिया। सीहुओ अपने दोस्त की कहानी सुन रहा था, पर उसके दिमाग में पूरा समय बस शू नियन थी। वो ऐसे हाल में पहुंच गया था कि जिसे भी देखे उसे शू नियन जैसा लगे। वहां दिखाई देने वाली हर लड़की का चेहरा उसे अनायास नियन जैसा लगता, चाहे वो वेट्रेस हो या टीवी की होस्ट, कोई भी अपवाद नहीं। यहाँ तक कि सड़क किनारे के गायक और पोस्टर भी उसे नियन के रूप में दिखाई देते। लेकिन शांत होने पर ही उसे पता चलता कि उसने गलत पहचान लिया। अगले दिन कक्षा अनुशासन और अंकों के आधार पर फिर से सीटें बदली गईं। सीहुओ और शू नियन अब डेस्कमेट नहीं रहे। सीहुओ इस बात से बहुत उदास था। वो अनिच्छुक था, नियन से दूर नहीं जाना चाहता था। सीट बदलने वाले दिन शू नियन खुद मेज खिसका रही थी। सीहुओ ने देखा तो आगे बढ़कर मदद की, लेकिन ध्यान भटका होने और मन उदास होने के कारण उसने पीछे नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। किताबों से भरी मेज उसकी दाहिनी टांग पर जा गिरी, जिससे हड्डी टूट गई और उसे अस्पताल में भर्ती होकर आराम करना पड़ा। माता पिता एक ओर सीहुओ के शरीर को लेकर चिंतित थे, तो दूसरी ओर इस दौरान उसकी पढ़ाई की भी चिंता कर रहे थे। तभी शू नियन अस्पताल आ पहुंची और पहल करके उससे मिलने आई। माता पिता ने नियन को देखते ही बहुत पसंद किया और बहाने से दोनों को निजी जगह दे दी। नियन ने उंगली उठाकर मजाक में कहा कि वो स्कूल की स्थापना के बाद पहला वीर है जिसकी टांग मेज से टूट गई है, लेकिन अपने व्यवहार में वो बहुत ध्यान रखने वाली और धैर्यवान थी। सीहुओ ऊपर से सख्ती दिखाता रहा, मगर उसकी आंखों में निर्भरता और खुशी भरी हुई थी। एक बार नियन की अंग्रेजी शिक्षिका ने क्लास देर तक खींच दी, जिससे वो देर से पहुंची। सीहुओ ने अपनी टांग की चोट की परवाह किए बिना एक पैर पर कूदते हुए अस्पताल के दरवाजे तक उसका इंतजार किया। मिलते ही उसने घबराहट और बेचैनी में उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिंता जो दोस्ती से कहीं आगे की थी, छिप नहीं सकी। क्या हुआ? तुम अब आई हो? आज फिर पुरानी चुआन टीचर ने क्लास खींच दी। जब कमरे में केवल वे दोनों रह गए तो हवा में एक अजीब सी अंतरंगता भर गई। पढ़ाई दोनों की निजी घनिष्ठ बातचीत बन गई और उनका दो तरफा प्रेम अब बिल्कुल नहीं छिप सकता था। ट्यूशन के दौरान दोनों संगीत पर बात करने लगे। नियन को पता चला कि उसे सबसे ज्यादा मे डे बैंड के अशिन के गाने पसंद हैं, खासकर झीजू। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। ऊपर से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में ये बात हमेशा के लिए दर्ज कर ली। इसी से सीहुओ और भी पक्का हो गया कि वो नियन के साथ हमेशा रहना चाहता है। अस्पताल में रहते हुए सीहुओ ने अपने भविष्य के बारे में पूरी तरह साफ सोच लिया कि उसमें शू नियन का होना जरूरी है। उसने नियन से खुद वादा किया कि वो उसके साथ उसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेगा, चाहे उसके अंक कम हो। वो पूरी ताकत से उसका पीछा करेगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद सीहुओ जैसे बदल गया। उसकी मेज शब्दों से भर गई। उसने नियन के साथ एक ही कॉलेज में जाने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया और अपने वादे को कर्म से साबित करने लगा। शू नियन तो टॉपर थी। हर दिन छात्र उससे सवाल पूछने के लिए घिरे रहते थे। सीहुओ ये सब देखकर जलन से भर जाता। जैसे ही कोई नियन से सवाल पूछता, सीहुओ तुरंत दौड़कर आता, लड़कों को एक ओर करता, पेपर छीन लेता और खुद समझाने की जिद करता। नियन बहुत पहले ही उसकी जलन पहचान चुकी थी। वो जानबूझकर उसे चिढ़ाती, दूसरे छात्रों को समझाने में मदद करती। सीहुओ इतनी जलन महसूस करता कि बात तक नहीं करता, बस होंठ सी लेता, आंखों में शिकायत भरकर छोटा सा गुस्सा दिखाता। नियन जानती थी कि वो जल रहा है। ऊपर से उसे बच्चाना कहकर चिढ़ाती, लेकिन कभी सचमुच नाराज नहीं होती, बल्कि उसे और प्यारा मानती। एक बार दोनों सुपरमार्केट में टकराए। पूरे समय दोनों ने शून्य बातचीत की। सीहुओ सारा समय मुंह फुलाए रहा, स्वेच्छा से कोई बात नहीं की। तभी जनरल नैनपो की तरफ जाते हुए सीहुओ ने ताओ भाव से चिपका हुआ उड़ो ब्रह्मांड की ओर नामक अंतरिक्ष प्रदर्शनी का पोस्टर देखा। सीहुओ पहले से ही खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड का दीवाना था। वो एक पल में पोस्टर की ओर खिंच गया।
वो जलन के कारण बात नहीं करना चाहता था। उसने नियन की ओर हाथ से होठों पर जिप लगाने का इशारा किया। चेहरा शिकायत और अभिमान से भरा था। नियन हंस पड़ी और हाथ बढ़ाकर उसकी वो काल्पनिक जिप खोल दी। दोनों तुरंत फिर से मान गए। वातावरण में फिर से अंतरंगता फैल गई। दोनों ने इसी बहाने साथ में ब्रह्मांड प्रदर्शनी देखने जाने का वादा कर लिया। दोनों साथ बस में बैठे। माहौल झिझक से धीरे धीरे सहज हुआ और मधुर अस्पष्ट प्रेम की गर्माहट बढ़ने लगी। बस चलते समय सिहुओ ने अपनी छोटी चाल शुरू की। उसने जानबूझकर आंखें बंद की और अपना सिर थोड़ा थोड़ा करके शू नियन के कंधे की ओर झुकाने लगा। उसकी हरकत बेढंगी भी थी और जानबूझकर साफ भी। पहली बार झुकने पर नियन ने उसे हल्के से धक्का देकर अलग किया। वो फिर धीरे धीरे लौट आया। कई बार कोशिश करता रहा और उसके होठों के कोने चुपके से ऊपर उठते रहे। प्रदर्शनी में पहुंचते ही सिहुओ ने तुरंत रूप बदल लिया और एक पेशेवर छोटे गाइड की तरह नियन को अलग अलग हॉलों में ले जाकर उत्साह से खगोल विज्ञान समझाने लगा। उसकी आंखों में चमक भरी हुई थी। दोनों गुंबदनुमा थिएटर में गए। सिर के ऊपर विशाल तारों से भरा आसमान था। निहारिकाएं घूम रही थीं। सिहुओ धीमे स्वर में समझा रहा था। नियन शांत होकर सुन रही थी। ब्रह्मांड की विशाल पृष्ठभूमि में दोनों के बीच की दूरी असीमित रूप से कम हो गई। अंधेरे में सिहुओ चुपके से नियन को देखता रहा और नियन भी कभी कभी वापस देखती रही। जब उनकी नजरें मिली, उनमें दिल की धड़कन साफ दिखाई दी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाले सेक्शन में नियन ने प्रदर्शनी देखते हुए कहा, अगर हर इंसान फटते हुए सितारों से बना है तो मिल पाना ही बहुत सौभाग्य की बात है। सिहुओ ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। आंखों में कोमलता थी। ये वाक्य दोनों के लिए बिना बोले इजहार जैसा बन गया और उनकी छिपी प्रेम भावनाओं को चरम तक ले गया। दोनों सिम्युलेटेड स्पेस कैप्सूल में गए। अंदर की रोशनी धुंधली थी। चारों ओर अंतरिक्ष उपकरण थे। कानों में ब्रह्मांडीय वाइट नॉइज गूंज रही थी, मानो वे सचमुच अथाह ब्रह्मांड में हो। सिहुओ ने अपनी रोज की अकड़ छोड़ दी और प्रोफेशनल गाइड बनकर उत्साह से नियन को स्पेस कैप्सूल की संरचना और अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन समझाया। नियन चुपके से सुन रही थी और उसके सामने चमकते उस लड़के को देखकर अपने मन की चाह अब बिल्कुल नहीं छिपा सकी। स्पेस कैप्सूल में शून्य गुरुत्व का प्रभाव शुरू हुआ। दोनों के शरीर हल्के हल्के डोलने लगे और वे अनायास ही एक दूसरे के करीब आ गए। इस एक चंद्रयान आंटी ने विनम्रता से उसे अंदर बुलाया और साथ ही नरमी से बताया कि न्यान ने सिर्फ 607 अंक पाए हैं। प्रदर्शन बिगड़ गया था, इसलिए वो खुद को कमरे में बंद करके बैठी है और किसी से मिलना नहीं चाहती। सिहुओ न्यान के कमरे के बाहर खड़ा होकर बार बार दरवाज़ा खटखटाता और पुकारता रहा। वो अपने अंकों के बारे में समझाना चाहता था, एक ही कॉलेज में जाने के वादे को निभाना चाहता था और सबसे बढ़कर ये जानना चाहता था कि आखिर वो कैसी है। न्यान दरवाजे के पीछे उसकी आवाज़ सुनती रही और उसके भेजे हुए संदेश पढ़ती रही। उसका दिल अपराध बोध और हीन भावना से भरा था। उसने जानबूझकर अपने प्रदर्शन को ऐसा कर दिया था कि उसका स्कोर सिहुर से मेल खा सके, लेकिन उल्टा हो गया और उसे लगा कि वो उसके योग्य नहीं है। इसलिए वो केवल चुप्पी में छिप गई। ये मुलाकात गलतफहमी नहीं सुलझा सकी। सिहुओ की स्नातक की डिग्री के साथ बड़ी प्रतिष्ठित बीजिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश पक्का था, लेकिन न्यान 607 अंकों के कारण केवल झोशान विश्वविद्यालय जा सकती थी और लगातार दरवाज़ा बंद किए उससे नहीं मिली। सिहुओं का मानना था कि अच्छा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण नहीं, न्यान के साथ रहना महत्वपूर्ण है। माता पिता के विरोध की परवाह किए बिना उसने रातों रात अपने सारे आवेदन बदलकर झोशान विश्वविद्यालय कर दिए और खुद अपनी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वाली राह बंद कर दी। ये उसकी अकादमिक पिछड़ेपन से वापसी के बाद न्यान के लिए एक और चरम बलिदान था। उसने अपना पूरा भविष्य उनके वादे पर दांव पर लगा दिया। उसके माता पिता को ये जानकर मानो झटका लगा। वे स्कूल दौड़े कि शिक्षक से आवेदन वापस बदलवाएं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा अपने भविष्य को खेल बना रहा है। न्यान ने सहयोग से ये दृश्य देख लिया। उसने देखा कि सिहुओं ने उसके लिए अपना आवेदन बदल दिया है। वो भावुक भी हुई और अपराध बोध से भी भर गई। सिहुओं का भविष्य खराब न हो, इसलिए न्यान क्लास टीचर के पास गई और खुद आग्रह किया कि सिहुओं का आवेदन फिर से बीजिंग की नामी यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए। रोजमर्रा की लापरवाही तो ठीक है, लेकिन आवेदन भी कैसे गलत भर दिया? अंकल आंटी, आप लोग बस उसका आवेदन बदल दीजिए। सिहुओं को पता चला कि उसका आवेदन बदल दिया गया है तो वो
तुरंत टूट गया और जवाब मांगने न्यान न्यान के घर दौड़ा। सीहुओ ने दरवाज़ा खोलते ही चिल्लाकर पूछा, रोते हुए दोनों के वादे के बारे में सवाल किया। समझ नहीं पाया कि ये सब ऐसा कैसे हो गया। उसने अपना सारा दुख, उलझन और ठुकराए गए सच्चे दिल की पीड़ा उसी दरवाजे पर दे मारी। न्यान न्यान दरवाजे के पीछे उसकी चीखें सुन रही थी। अब वो और सह नहीं सकी। उसने सीधे दरवाज़ा खोला और उससे मिली। न्यान न्यान ने आंसू रोकते हुए वो बात कही जिसने दिल तोड़ दिया। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की ताकि तुम्हारे थोड़ा और करीब आ सकूं, पर मैंने भी मेहनत की। सीहुओ, मेहनत? तुमने क्या मेहनत की? उनके साथ मिलकर मेरा आवेदन बदलने की? तुम्हें किसने हक दिया मेरे लिए फैसला लेने का? तुम खुद को समझती क्या हो? तो फिर ये 2 साल क्या थे? मुझ पर तरस? मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था, क्या तुमने उसे ठीक से देखा भी था? इस बातचीत ने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह काट दिया और उनकी युवावस्था के इस प्रेम के अचानक खत्म हो जाने की घोषणा कर दी। एयरपोर्ट हॉल में सीहुओ ने अपना बोर्डिंग पास पकड़ा हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद छिपी थी, लेकिन वो उस परिचित आकृति का इंतजार करते करते रह गया। अंततः सीहुओ न्यान न्यान का इंतजार नहीं कर पाया और भारी निराशा और अनिच्छा के साथ अकेले एयरपोर्ट से चला गया। कैमरा दूसरी ओर जाता है। वो लगातार उन छोटी छोटी आकृतियों को पलट रही थी जो सीहुओ ने किताबों पर बनाई थीं। खाना खाते समय न्यान न्यान आखिरकार खुद को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू उस ब्रह्मांड प्रदर्शनी के टिकट पर गिर रहे थे। वो जाना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं, बल्कि जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि एक बार मिलते ही उसका दिल नरम पड़ जाएगा और सीहुओं का भविष्य रुक जाएगा। जब उसने विमान को उड़ते देखा तो उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा और उसके दिल को कभी इतना दुख नहीं हुआ था। बिछड़ने के बाद दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया और नियति उन्हें बिल्कुल अलग दिशाओं में ले गई। सीहुओ बीजिंग के टॉप विश्वविद्यालय में एरोस्पेस से जुड़ी पढ़ाई करने लगा। उसके अंक उत्कृष्ट थे और वो कैंपस का चर्चित चेहरा बन गया। वो परिपक्व और स्थिर हो गया। उसकी पुरानी बचकानी अकड़ गायब हो गई। इस दौरान वो हाई स्कूल के दोस्तों लू वांग और स्यांग युवान के साथ कभी कभी भोजन के लिए मिलता। उसे पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उसने दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन इससे उसकी अपनी अकेलापन और उभर आया। दोस्तों ने न्यान न्यान के बारे में पूछा तो उसने जानबूझकर बात टाल दी। बस इतना कहा कि संपर्क टूट गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उसने अपनी भावनाएं बहुत गहराई से छिपा कर रखीं। मैं सिर्फ उसके लिए अच्छा रहूंगा और लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। शू न्यान न्यान झोशान विश्वविद्यालय में साहित्य विषय लेकर दाखिल हुई। वो कोमल और अंतर्मुखी थी। अपने रूममेट्स के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई। साथ हॉटपॉट खाती, कैंपस घूमती और इस चहल पहल में खुद को शामिल करने की कोशिश करती। हॉटपॉट अभी अभी उबलना शुरू हुआ था। सब मिलकर खा ही रहे थे कि अचानक हॉस्टल की बिजली चली गई और पूरी मंजिल अंधेरे में डूब गई। सब घबरा गए और हाथ पैर मारकर इलेक्ट्रिक पॉट, सामग्री और अन्य नियम विरुद्ध उपकरण छिपाने लगे, क्योंकि उन्हें वार्डन से डांट और दंड का डर था। न्यान न्यान सामान समेटते समय गलती से कुछ गिरा बैठी, तभी उसे हाई स्कूल के समय मिला बर्थडे कार्ड मिल गया। उसने सावधानी से उसे खोला और हाई स्कूल की यादें उमड़ आईं। तभी उसने देखा कि कार्ड की परत में एक न खोला गया पत्र छिपा था। पत्र में सीहुओं की भावनाएं भरी थीं। अगर तुम ये पत्र पढ़ पा रही हो तो मैं तुम्हारी बुद्धि को उच्च सम्मान देता हूँ। हम तो ऐसे लोग थे जो मिलते ही एक दूसरे से उलझते थे, जो एक दूसरे को अच्छा होते नहीं देख सकते थे। फिर ऐसा कैसे हो गया कि अब मैं भीड़ में तुम्हें ढूंढने के लिए बेताब रहता हूँ? सच कहूँ तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं। मैं एक नज़र में तुम्हें देख लेता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मिल गया। तुम बस हमेशा आराम से अपनी जैसी बनी रहो, वही बहुत अच्छा है। प्रिय कामरेड शू न्यान न्यान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्रांति अभी सफल नहीं हुई है। लगता है अभी और प्रयास की जरूरत है। न्यान न्यान की आंखों से आंसू बरस पड़े। उसे आखिरकार समझ आया कि उस समय का प्रेम कभी एक तरफा नहीं था। सीहुओं का उसके लिए भागते चले आना सबसे शुद्ध गहरा प्रेम था। तब उसे समझ आया कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद सीहुओ टूटकर उससे पूछा था, क्या तुमने मेरा कार्ड ठीक से देखा भी था? वो आरोप नहीं था, बल्कि अंतिम पुष्टि और प्रतीक्षा थी। कांपते हाथों से उसने सीहुओं को संदेश लिखना शुरू किया। लिखा, मिटाया, फिर लिखा, बार बार संघर्ष करती रही। अंततः उसने कंप्यूटर पर रॉकेट लॉन्च की खबर देखी और हिम्मत जुटाकर सेंड दबा दिया। उसे साथ में रॉकेट उड़ान देखने के लिए बुलाया। उसी समय सीहुओ विज्ञान प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर रहा था। उपकरणों
क्षणों पर गहन ध्यान लगाए एक गंभीर तकनीकी लड़का। तभी उसके फोन में कंपन हुआ और स्क्रीन पर एक अजनबी फिर भी परिचित नाम उभरा। संदेश देखते ही सीहुओ पूरी तरह ठिठक गया। उसका दिमाग खाली हो गया। वर्षों से दबा हुआ विरह एक पल में फट पड़ा। उसने उत्तेजना में प्रयोग उपकरण की कनेक्शन वाली तार तोड़ दी। यंत्र अलार्म देने लगे। नामांकन के बाद भी उसने उसकी परवाह नहीं की। उसकी आंखों में केवल वही संदेश था। अलग होने के बाद ये पहली बार था जब उसकी ओर से उसे संदेश मिला था, और यही एकमात्र पुनर्मिलन का अवसर था। अंततः दोनों ने इस महीने की 23वीं तारीख को मिलने का वादा किया। सीहुओ यादों को रोक नहीं पाया और शहर तार करके इस वादे की ओर दौड़ा। ये किशोरावस्था की दूरियां समय में धीरे धीरे घुल चुकी थीं। सीहुओ पहली मुलाकात के शब्द बार बार तनाव में अभ्यास कर रहा था, लेकिन न्यान सीधे पीछे से आ पहुंची और वो तैयार ही नहीं था। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, सारी यादें और सारी चिंता उनके चेहरों पर लिखी थी। बस लंबे बिछड़ने के बाद मिलने की धड़कन। ये मुलाकात औपचारिक हालचाल के लिए नहीं थी, बल्कि सीधे दिलों के मेल के लिए थी। दोनों साथ साथ चलते रहे, जैसे हाई स्कूल से विश्वविद्यालय तक इन कुछ सालों में जो कुछ नहीं कहा गया था सब पूरा कर रहे हों। उन्होंने वर्तमान पर बात की, पछतावों पर बात की, बीते समय की गलतफहमियों पर बात की। सीहुओ अभी भी वही थोड़ा बचकाना, थोड़ा अनगढ़, लेकिन बहुत सच्चा लड़का था। न्यान उसकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में मुस्कान भरी थी। वर्षों की दूरी इस सहज बातचीत में धीरे धीरे पिघल गई। मैंने पाया कि इतने सारे अल्ट्रासोनिक प्रोब्स को जोड़ने के बाद कुल नियंत्रण की जीएनओ प्लेट निश्चित रूप से पर्याप्त कार्यक्षमता नहीं रखती थी। बाद में मैंने बढ़ाने वाला उपकरण खरीदा, उसे लगाकर देखा तो काम नहीं किया। क्या हुआ? दोनों रॉकेट प्रक्षेपण मंच पर पहुंचे और भीड़ के बीच कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। वातावरण शांत भी था और सूक्ष्म भी। न्यान ने पहले बात की। उसके स्वर में अपराध बोध और सहजता दोनों थे। उसने स्नातक के समय गुस्से में कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगी। इतने वर्षों में पहली बार उसने अपने उस समय के आवेग और गलतफहमी का सीधा सामना किया, और ये सीहुओं की ओर मेल मिलाप का पहला संकेत था। सीहुओं ने यह सुनकर लंबे बिछड़ने के बाद राहत के साथ कहा, भूल गया, सब भूल गया, अब आगे देखना चाहिए। ऊपर से वो भूल जाने की बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार न्यान को देख रही थी। उनमें वो चिंता छिपी थी जिसे उसने कभी जुबान नहीं दी। उसने असल में कभी छोड़ा नहीं था, बस वो नहीं चाहता था कि न्यान फिर से अपराध बोध में डूब जाए। भूल गया, सब भूल गया। तुम कौन हो? चिंता मत करो, हम सब अब कॉलेज में हैं, अब आगे देखना चाहिए। ऐसा कहते हुए सीहुओं ने ईयरफोन निकाले और दोनों को एक एक दिए। फिर दोनों ने साथ में मे डे का झीझू सुना। ये न्यान का सबसे प्रिय गीत था। ईयरफोन में बजती मूल आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अचानक उसकी जगह सीहुओं की खुद की रिकॉर्ड की हुई कुछ बेसुरी सी झीझू आ गई। ये गायन बहुत मधुर नहीं था, थोड़ा सुर से बाहर भी था, लेकिन उसमें पूरा सच्चा मन था। किशोरावस्था में जो भावना कभी कह नहीं पाया, उसने इस गीत में छिपा दी थी। सीहुओं की खुली आवाज बहुत कच्ची थी, उसमें कोई तकनीक नहीं थी, बस पूरा दिल था। न्यान सुनते सुनते आंखों में नमी भर बैठी। उसे आखिरकार समझ आया कि इतने सालों में सीहुओं ने उसे कभी भुलाया नहीं था। रॉकेट की उल्टी गिनती शुरू हुई। जैसे ही वो आकाश की ओर उठा, सीहुओं ने इसी मौके पर अपने मन की बात कहने का इरादा किया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही न्यान ने बिना जरा भी हिचकिचाहट के उसके प्रेम का उत्तर दे दिया, और रॉकेट की चमकदार उड़ान की पृष्ठभूमि में उनकी युवावस्था के सारे पछतावे आखिरकार पूर्ण हो गए। न्यान ने भी अंततः बहुत लंबे समय से छिपाई हुई अपनी भावना पूरी तरह कह दी। शू न्यान दरअसल हाई स्कूल की शुरुआत से ही यांग सीहुओं को पसंद करती थी और चुपके से खुद ही उसके करीब आती रही। ट्रांसफर के पहले दिन स्कूल की दुकान में वो ऊंची रैक से ब्रेड नहीं उतार पा रही थी, तब सीहुओं ने सहज ही उसे उतार कर दे दिया। उसी अनायास क्षण ने उसे पहली नजर में याद रह जाने लायक बना दिया। उसकी युवावस्था का प्रेम उसी क्षण से शुरू हो गया।